यानी कि प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बिहार में जन सुराज नाम से पार्टी की घोषणा कर दी है और उनका दावा है कि वो बिहार को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों से मुक्त करेंगे, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। इसमें लोकतंत्र होगा, वंशवाद और भ्रष्टाचार नहीं होगा। प्रदेश और प्रदेश की जनता का विकास ही एकमात्र लक्ष्य होगा। प्रशांत किशोर की इस एंट्री से सबसे ज्यादा बेचैनी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में है। इसलिए आरजेडी शुरुआत से ही पीके और जन सुराज को लेकर आक्रामक है। लेकिन थोड़ी बेचैनी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में भी है। बोले भारत ने कुछ दिन पहले ही इस पर एक वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने हमसे प्रशांत किशोर के सियासी भविष्य के बारे में सवाल किया। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का अंजाम कन्हैया कुमार की तरह तो नहीं हो जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या बिहार के बहुजन नीतीश कुमार को छोड़कर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को छोड़कर प्रशांत किशोर को स्वीकार करेंगे। प्रशांत किशोर सवर्ण हैं, अगड़ी जाति से हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए यहाँ सवाल ये भी है कि क्या सवर्ण बीजेपी को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर और जन सुराज को लेकर मुसलमानों का रुख क्या रहने वाला है। इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। वर्तमान दौर में देश की राजनीति की दो धाराएं हैं। एक धारा धर्म आधारित राजनीति की है, दूसरी धारा जाति आधारित राजनीति की है। इनके बीच एक धारा विकास की है, लेकिन विकास की धारा का काम तड़के जैसा है। आजादी के कुछ समय बाद से ही मूल धारा धर्म और जाति की धारा है। ये राजनीति तब तक रहेगी जब तक समता आधारित समाज की रचना नहीं होगी, लेकिन समानता और बराबरी आधारित समाज कब बनेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अभी तो जाति और धर्म की राजनीति चलेगी। इसलिए प्रशांत किशोर का सियासी भविष्य इससे निर्धारित होगा कि वे जाति और धर्म दोनों की राजनीति की जकड़न को अपने तेवर से कितना झकझोर पाते हैं, तोड़ पाते हैं। अगर धार्मिक ध्रुवीकरण इसी तरह से रहा तो प्रशांत किशोर की राजनीति नाकाम हो जाएगी, और जातीय जकड़न भी इसी तरह रही तो भी प्रशांत किशोर की राजनीति नाकाम हो जाएगी। उनका सियासी संघर्ष लंबा खींचेगा। लिहाजा प्रशांत किशोर को जाति और धर्म दोनों की मुख्य धाराओं के बीच दबी विकास की तीसरी धारा के लिए आधार तैयार करना है। लोगों को समझाना है कि वो जाति और धर्म के भावनात्मक पक्ष से निकलकर विकास के लिए वोट करें। ये मुश्किल काम है और इस लिहाज से प्रशांत किशोर की चुनौती अरविंद केजरीवाल से बड़ी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे, वहां अन्ना आंदोलन की जमीन पर अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी बाजार सजाया। दिल्ली का कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है, धार्मिक ध्रुवीकरण तो है लेकिन जातीय ध्रुवीकरण उतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों से त्रस्त थी। अरविंद केजरीवाल ने गांधी के स्वराज का, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का जो सब्ज बाग दिखाया, जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। केजरीवाल की राजनीति चमक गई। बिहार अब भी बीती सदी का भारत है। यहाँ की बड़ी आबादी अब भी गांव में रहती है। गरीबी भयानक है, जाति की जकड़न बहुत मजबूत है। यहाँ की जनता अब भी जाति और धर्म देखकर वोट देती है। इसलिए प्रशांत किशोर की चुनौती बड़ी है। यहाँ अन्ना आंदोलन की जमीन भी नहीं है, आरक्षण की राजनीति है। अगड़ा पिछड़ा है, हिंदू मुसलमान है, साथ ही अरविंद केजरीवाल के पतन से नए प्रयोगों के लिए उत्पन्न निराशा भी है। इनके बीच एक सवर्ण के लिए तार्किक बातों से और भावनात्मक नारों से अपने लिए जमीन तैयार कराना एवरेस्ट चढ़ने जैसा मसला है। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बीच एक बहुत बड़ी संभावना भी है। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी संभावना कहाँ है? इसे समझने के लिए आपको बिहार में आबादी के अनुपात पर गौर करना होगा। प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी 36.1% ईबीसी यानी कि अति पिछड़ों की है, 27.12% बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़ों की है। इस तरह ओबीसी आबादी कुल मिलाकर 63.13% के करीब है। इनके अलावा अनुसूचित जातियों यानी कि दलितों की आबादी
65% है, जबकि 1.68% आदिवासी हैं। सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। इस सामान्य वर्ग में अगड़ी जाति के मुसलमान भी शामिल हैं। बिहार में मुसलमानों की गिनती उनकी जाति के आधार पर की गई है। धर्म के आधार पर गणना करने पर प्रदेश में 82% हिंदू हैं, जबकि 17.7% मुसलमान हैं और बाकी में अन्य धर्म हैं। इस लिहाज से मोटे तौर पर बिहार के मतदाताओं को कुछ बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है। पिछड़ों में सबसे ताकतवर यादव हैं। उनकी आबादी 14% से ज्यादा है। ओबीसी में यादवों को चुनौती देने वाले कुर्मी और कोयरी हैं। इनकी आबादी 7% से ज्यादा है। उनके बाद नदी और तालाब की जातियां हैं। ये समूह भी काफी मजबूत हैं। दलितों में दुसाध सबसे बड़ी जाति है। दूसरे नंबर पर रविदास हैं। हिंदू सवर्णों की आबादी 12 से 13% के बीच है। बिहार में बहुजन राजनीति के उभार के बाद पिछड़ों ने सम्मिलित तौर पर लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माना, लेकिन लालू ने जिस तरह परिवारवाद को बढ़ावा दिया और अपराध तंत्र कायम किया, उससे पिछड़ों का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ चला गया। लालू यादव मुस्लिम यादव गठजोड़ तक सीमित रह गए। कुछ जगहों पर राजपूतों की अगुवाई में सवर्णों का एक हिस्सा लालू के साथ बना रहा, लेकिन वो सत्ता से बेदखल कर दिए गए। बागडोर ओबीसी के दूसरे ताकतवर समूह कुर्मी और कोयरी के खाते में गई और बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को कुर्मी कोयरी के अलावा ईबीसी और महादलितों का समर्थन मिला। बीजेपी ने भी ईबीसी और कुछ दूसरी जातियों और सवर्णों को अपनी ओर किया। लिहाजा जेडीयू और बीजेपी का एक बड़ा गठजोड़ बना। इसके खिलाफ लालू यादव के सारे दांव नाकाम साबित हुए हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने युवा उम्मीदों को जगाया है। आज की तारीख में यादव और मुसलमान तेजस्वी के साथ हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी एक धुरी बनकर उभरे हैं। गैर यादव पिछड़ों का नेतृत्व नीतीश कुमार के पास है। उनके बाद यदि किसी की थोड़ी बहुत पहचान है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। इनके अलावा कोई और विश्वसनीय चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, वो अब उतने आक्रामक नहीं दिखते, तबीयत भी साथ नहीं दे रही। उपेंद्र कुशवाहा को कुछ हिस्सों में कोयरी अपना नेता मानते हैं, लेकिन समूचे प्रदेश के कोयरी उनके इशारे पर वोट नहीं देते। वो अब भी नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं। इसलिए गैर यादव पिछड़ों में भविष्य के नेता की जमीन अभी खाली है। दलितों में चिराग पासवान ताकतवर होकर उभरे हैं। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभाल लिया है। 5 से 6% वोट उनके साथ हैं। इस वोट के जरिए वो ताकतवर जातियों के उम्मीदवारों को उतार कर अपनी मजबूत हैसियत का एहसास करा रहे हैं। इस वोट के सहारे वो अपनी सार्थकता और अहमियत तो सिद्ध कर सकते हैं। राज में थोड़ा हिस्सा भी मिल सकता है, लेकिन उससे अधिक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में दलितों के खाते में भी युवा नेतृत्व है, लेकिन सवर्णों में ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसे पूरे बिहार तो क्या प्रदेश के किसी एक हिस्से का भी नेता कहा जा सके। जो भी सवर्ण नेता हैं वो जिला स्तर के नेता हैं। कुछ ऐसे भी सवर्ण नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान है, लेकिन वोट के गणित में उनकी हैसियत थोड़ी कम है। कुछ ऐसे ही स्थिति मुसलमानों की है। आबादी 17.7% है। 10 जिले ऐसे हैं जहां उनकी आबादी 20% से ज्यादा है। सीमांचल में उनकी आबादी 40% से ज्यादा है। किशनगंज में 70% के करीब है। फिर भी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके कहने पर प्रदेश के मुसलमान एकजुट होकर वोट देते हों। उनके वोट का सिर्फ एक पैमाना है कि कौन बीजेपी गठबंधन को हराने की स्थिति में है। जो होगा वो उसे वोट देंगे। मतलब यादव, कुर्मी, कोयरी और दुसाध में नेतृत्व का संकट नहीं है। कुर्मी कोयरी का नेतृत्व पुराना हो चुका है और यादव और दुसाध नेतृत्व भी वंशवाद का प्रतीक है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इन जातीय समूहों के पास नेतृत्व है। इन्हें छोड़ दिया जाए तो पूरा खेत खाली है। प्रशांत किशोर के पक्ष में एक संभावना इसलिए भी है कि बिहार की सत्ता 34 साल से समाजवादी नेताओं के हाथ में है। बावजूद इसके आर्थिक विषमता भयानक है, गरीबी भयानक है, बेरोजगारी भयानक है, पलायन जारी है। बिहार मानव विकास सूचकांक में पूरे देश में अंतिम पायदान पर है। झारखंड से भी नीचे है। पब्लिक गरीबी और बेगारी से तंग आ चुकी है। भूख
और बेबसी से परेशान है। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, जबकि प्रशांत किशोर के सामने जो राजनीतिक दल और नेता हैं, उनमें नीतीश कुमार को छोड़कर ज्यादातर की छवि दागदार है। सब भ्रष्टाचार और वंशवाद के बेल में लिपटे हुए हैं। बिहार में बीजेपी भी वंशवाद के दलदल में फंस गई है। बीजेपी के ज्यादातर नेता बहुत ही हल्के हैं। सुशील मोदी के जाने के बाद से तो ये खाई और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए यदि कोई जनता के हक में ईमानदारी और संवेदनशील तरीके से बात करेगा तो लोग उसकी बात सुनेंगे जरूर। यहीं से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मगर ये ध्यान रखने की बात है कि राजनीति बहुत क्रूर होती है। प्रशांत किशोर का मुकाबला ऐसे घाघ लोगों से है जिन्होंने जीवन में राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है। वो नहीं चाहेंगे कि उनके बीच कोई नया खिलाड़ी उतरे और खेत जोत कर ले जाए। लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, सारे दांव आजमाए जाएंगे। जनता का दिल जीतने के साथ धुरंधरों के सियासी हथकंडों को काटने का हुनर होगा तो प्रशांत किशोर अपनी जमीन तैयार कर ले जाएंगे। प्रशांत किशोर की उम्र 47 साल है। राजनीति में इस उम्र के नेता नौजवान समझे जाते हैं। इसलिए यदि वो अपनी बातों से, तर्क से युवाओं को साथ जोड़ सकें, बाकी समूहों में नेतृत्व को उभार सकें, तो भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका जरूर होगी। अवसर सही है और संभावनाएं भी खूब है। देखना है तो बस इतना ही कि पीके और उनकी टीम में दम कितना है। बोली भारत के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। संभव हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।